सैटरडे का दिन पूरा थिएटर खचाखच भरा हुआ, लिटरली फर्स्ट लाइन में भी सारे बूमर्स और सारे यंगस्टर्स, सारे छोटे छोटे बच्चे, पूरा का पूरा फैमिली क्राउड आ चुका था द ताज स्टोरी इस फिल्म को देखने के लिए। एंड बिलीव मी, ये बहुत कम बार ऐसे होता है। इनफैक्ट कांतारा चैप्टर 1 के लिए भी मेरे शहर में इतना फर्स्ट लाइन तक कोई नहीं बैठा था। लगभग 2 से 3 लाइंस आगे की खाली थी। बट इस फिल्म के लिए लिटरली पूरा का पूरा थिएटर पैक था। हार्डली इक्के दुक्के इधर उधर 1-2 सीट्स खाली थे बुक माई शो पर भी। सच में यार, इंडियन ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि इस फ़िल्म का कोई ज़्यादा प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ़ मात्र कंट्रोवर्सी में वो फँसी हुई थी, बट उसके बावजूद एज़ सच इसका कोई ज़्यादा पीआर मुझे नहीं दिखा, कोई बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे प्रमोशन या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखी। बट उसके बावजूद सैटरडे के ही दिन इतनी ज़्यादा भीड़ देख के ना हैरान रह गई मैं। आयरनी देख रहे हो बहुत भयंकर जो हो रही है। परेश रावल जी, इन्होंने ओह माय गॉड इस फ़िल्म में भगवान पर केस कर दिया था। और अब इतने सालों बाद परेश रावल वापस एक बार एक केस कर रहे हैं ताजमहल पे। एक्चुअली ये केस वो कार्बन डेटिंग के लिए कर रहे हैं। अब एग्ज़ैक्टली कार्बन डेटिंग है क्या और भी कौन-सी चीज़ें हैं जो इस फ़िल्म से जुड़ी हुई है, आइए बात करते हैं आज के वीडियो में। देखो, सबसे पहली चीज़, हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा सनातन, हमारी जितनी भी संस्कृति अभी तक हम सब लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि हम सब लोग सवाल पूछ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ना कोई ऐसा सिस्टम है नहीं कि जो जैसा लिखा गया है बिल्कुल वैसे ही करते जाओ, नहीं। हर कोई सवाल कर सकता है। इनफैक्ट हमारे संस्कृति में हम भगवान से भी सवाल करते हैं कि ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों? तो इसी के चलते सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। यही एक सीख हम सब लोग बचपन से लेकर अभी तक सीखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस देश में अगर राम सेतु पर सवाल उठ सकते हैं, यहाँ पर अगर रामायण और महाभारत पे सवाल उठ सकते हैं, यहाँ पर अगर प्रभु श्री रामचंद्र इनके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ सकते हैं, तो ताजमहल तो बस एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे लगता है, एक बिल्डिंग है, जिसके ऊपर सवाल पूछा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, मोटा-मोटा ऐसा प्लॉट है इस फ़िल्म का, मैं बिल्कुल स्पॉयलर्स नहीं देने वाली हूँ। बेसिकली ताजमहल के नीचे एक 22 कमरों का एक ऐसा पूरा एक एरिया है, जहाँ पर प्रवेश जो है, वो अलाउड नहीं है। अब इन 22 कमरों में एग्ज़ैक्टली है क्या? इसी का एक पूरा जो एक प्लॉट है, इन्होंने इस फ़िल्म में दिखाया है। और क्या इन 22 कमरों में जो है वो दिखाया है, इस फ़िल्म में नहीं दिखाया है, इसके लिए आपको फ़िल्म देखनी पड़ेगी। ओवरऑल ये पूरा का पूरा प्लॉट है। परेश रावल जी एक गाइड की भूमिका निभा रहे हैं, जिनकी पूरी ज़िंदगी, इनफैक्ट 3 पीढ़ियाँ ताजमहल की ही इन्फॉर्मेशन बताते हुए सारे टूरिस्ट को, सारे पर्यटकों को सारी चीज़ें बताते हुए उनकी ज़िंदगी बीत रही है। बट इसके चलते एक दिन ऐसा आ जाता है, उनको कुछ रियलाइज़ेशन हो जाता है। अब वो रियलाइज़ेशन क्या होता है, किसकी वजह से होता है, कब होता है, ये सारी चीज़ें आपको द ताज स्टोरी इस फ़िल्म में देखने को मिलेगी। तो हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि जो 22 कमरे हैं उसमें हिंदू देवी-देवताओं के सिंबल्स हैं और शायद उनकी मूर्तियाँ भी हैं। इसी के चलते वहाँ पर किसी का आना-जाना उन्होंने बंद कर दिया है। तो अगर ये सच में यहाँ पर कुछ देवी-देवताओं के सिंबल्स नहीं हैं, तो आप सीधा-सीधा 22 कमरों को खोल दो और पूरे भारतवासियों को ये पता चलने दो कि वहाँ पर एग्ज़ैक्टली है क्या? अब ये सारी याचिकाएँ न जाने कितने सालों से बार-बार, बार-बार, बार-बार कोर्ट जा रही है, कचहरी जा रही है, कोर्ट रूम ड्रामा हो रहा है असलियत में। और अब 2022 में एएसआईएन के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनकी पूरी टीम के चलते वहाँ के कुछ उन्होंने 4 फोटोग्राफ्स रिलीज़ करवा दिए और ये बताया गया कि 22 कमरों में कुछ भी नहीं है जो आपको लग रहा है। बट मात्र 4 फोटोज़ उन्होंने पब्लिश कर दिए और उनको लग रहा है कि ये बताने के बाद शायद सभी की शंकाएँ जो है वो दूर हो जाएगी। बट क्योंकि बात हो रही है 22 कमरों की, तो कहीं न कहीं पे एक विजुअल एविडेंस देना ज़रूरी था। कहीं न कहीं पैसे लोगों की डिमांड है। अब ये सारे चलते दोनों साइड के डिमांड्स को रखते हुए, क्या ये फ़िल्म हिंदू-मुस्लिम करती है? तो मेरा जवाब है नहीं। ये फ़िल्म हिंदू-मुस्लिम नहीं कर रही है, ये फ़िल्म एक्चुअली सिर्फ़ सवाल उठा रही है ताजमहल के एक्जिस्टेंस पे, ताजमहल के कंस्ट्रक्शन पे। कौन से पीरियड में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इसके बहुत सारे एविडेंसेस के तौर पर बहुत सारे जो फॉरेन टूरिस्ट थे, जो उस कालखंड में यहाँ पर आए थे भारत में, तो उन्होंने अपनी-अपनी किताबों में क्या लिखा है, क्या कुछ नहीं दावे किए हैं, ये सारी चीज़ों को इस फ़िल्म में बहुत ही बारीकी से बताया जाता है, डेट वाइज़, ऑथर के बुक के एग्ज़ाम्पल्स के द्वारा और कौन से पेज नंबर पे कौन-सी पंक्तियाँ हैं, ये सारे एविडेंसेस इस फ़िल्म में बताए जाते हैं। देखो, याचिकाएँ आती रहेगी, डिस्कशंस होते रहेंगे और फाइनल डिसीजन क्या होगा कोर्ट का, ये तो समय ही बताएगा। बट फिलहाल के लिए बात करते हैं इस फ़िल्म के बारे में, यानी कि ये एक फ़िल्म के तौर पर मुझे कैसी लगी, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले परेश रावल और ज़ाकिर हुसैन, इन दोनों के पात्र बहुत ही ज़्यादा पावरफुली लिखे गए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने वो निभाए भी है, क्योंकि इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो पूरी फ़िल्म को अपने कांधे पर
आगे लेकर बढ़ते रहते हैं। और क्योंकि ये पूरी की पूरी फ़िल्म लगभग 80% तक सिर्फ़ कोर्ट रूम ड्रामा है, तो इसी के चलते वो जितनी भी दलीलें पेश की जाती है, जिस तरीके से डिस्कशंस दिखाए जाते हैं, उनकी एनर्जी, उनके डायलॉग डिलीवरी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत इम्प्रेसिव लगेगी। अगला प्लस पॉइंट, इस फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे नहीं लगा था कि इतनी अच्छी सिनेमैटोग्राफी एक्चुअली रहेगी। बहुत सारे सीन्स बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किए गए हैं। जैसे इस पूरे फ़िल्म में एक ऐसा सीन है जहाँ पर परेश रावल जी जो है, वो महादेव जी के दर्शन लेकर बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर एक सूरज उग रहा होता है और सामने ही ताजमहल होता है। तो कहीं न कहीं पे वो एक मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है कि अब जो रोशनी है, वो आ चुकी है, जो पहले धुंधली-धुंधली सी सबके सामने थी, और अब जाके थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर होगा शायद। और इसी एक उम्मीद के चलते महादेव जी से आशीर्वाद लेने के लिए जब परेश रावल वहाँ पर खड़े होते हैं, तो सामने उनको ताजमहल दिखता है। तो ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी। बहुत सारे और भी ऐसे सीन्स हैं, जो भी आपको पसंद ज़रूर आएँगे। अगला प्लस पॉइंट, ताजमहल के बारे में स्टोरी है, तो इन्होंने ताजमहल के ना ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करके, घटिया से गंदे वाले स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके नहीं दिखाया है। एक्चुअल ताजमहल के ही सीन्स है, सीक्वेंसेस है। एक्चुअल लोकेशंस पे जाके, रियल लोकेशंस पे जाके उन्होंने शूट किया है, तो वो एक्चुअली अच्छा लगता है देखने में। एंड लास्ट प्लस पॉइंट, इस पूरे फिल्म का कोर्ट रूम ड्रामा एक्चुअली आपको एंटरटेन ज़रूर करेगा। अब देखो, वो कोर्ट रूम ड्रामा, वो प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, ये सारी चीज़ें अभी हम नहीं बात कर सकते उसके ऊपर। ये सारी चीज़ें कोर्ट रूम में चलती रहेगी, हर साल तारीख पे तारीख आती रहेगी। बट अगर फ़िल्म के तौर पर मैं आपको कहूँ, तो ये पूरा का पूरा कोर्ट रूम ड्रामा आपको एंटरटेन ज़रूर करेगा। आइए अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। देखो, सबसे पहला नेगेटिव एस्पेक्ट, इस पूरे फ़िल्म का बजट बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब वो लिटरली आपको लगेगा, वो लगेगा यार, जैसे बस अड्डे का सीन हो, या फिर जैसे कोट को जिस तरीके से डिज़ाइन किया है, पूरा का पूरा लाल, आर्टिफ़िशियल, इतना पिंकिश और रेडिश कलर का वो कोट, मतलब पहले फ्रेम से ना आपके दिमाग में वो ऐसे चुभने लगता है, आपके आँखों में। इतना आर्टिफ़िशियल वो लग रहा है। आप रियल कोर्ट रूम में भी ये सारी चीज़ें एक्चुअली आप शूट कर सकते थे। बट वही है, बहुत ही ज़्यादा चीप वो कोट का पूरा एक सेट डिज़ाइन लगता है। अगला नेगेटिव पॉइंट जो बहुत ज़्यादा बात करनी ज़रूरी है, साइड एक्ट्रेस की ओवर एक्टिंग। ओह माय गॉड! लेट मी टेल यू, सिर्फ यहाँ पर परेश रावल और ज़ाकिर हुसैन, ये दोनों ही बस अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी के सारे इतने लाउड एक्टिंग कर रहे हैं, इतने ओवर एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं जहाँ पर एक्चुअली चीखने-चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी चीख-चिल्ला रहे हैं। अगला नेगेटिव पॉइंट, फ़िल्म की जो राइटिंग है वो सेकंड हाफ में कहीं बहुत सारी जगह पे भटक जाती है। इनफैक्ट फ़िल्म ताजमहल के मुद्दे से भटक कर बहुत सारे और भी चीज़ों में घुसने लग जाती है, और वो चीज़ें कहीं न कहीं पे मुझे लगी कि बहुत फ़ोर्सफुली थी। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में घुसना। ओके, आई एग्री कि गलत तरीके से इतिहास पढ़ाया गया है, बट उसके बारे में ये फ़िल्म नहीं है। ये फ़िल्म ताजमहल के उन 22 कमरों के बारे में है। ये फ़िल्म उन ताजमहल के मिथ्स के बारे में है, जिसको आप बर्स्ट करना चाहते हो। तो उसके लिए एजुकेशन सिस्टम कैसे सैंक्शन होता है, सिलेबस एंड ऑल दैट स्टफ। आई एग्री कि ये एक अच्छा मैसेज देने की आपकी कोशिश है, बट आपका मुख्य जो विषय है, उससे हटकर जब आप दूसरी चीज़ों में जा रहे हो, तो आपकी फ़िल्म की लेंथ बढ़ रही है, और वो कहीं न कहीं पे स्ट्रेची ज़रूर लगेगा। इस फ़िल्म की एडिटिंग और ज़्यादा क्रिस्पी हो सकती थी, मतलब बहुत ज़्यादा कट टू कट ये सारी चीज़ें एक्चुअली आप रख सकते थे। बट कई जगह पे, जैसे मैंने कहा, फ़िल्म बहुत ज़्यादा स्ट्रेची लगती है, ऐसा लगता है कि यार ये अननेसेसरी है। फ़िल्म में ना बहुत सारे एक्चुअली मिस्टेक्स भी है, जैसे एक जगह पे ना अ, शायद वो डायरेक्टर ने जानबूझ के लिया है ये बताने के लिए कि देखो, ये जो आंदोलन करने के लिए जो लोग आए हैं, विरोध करने के लिए, कितने अनपढ़, कितने गँवार, कितने जाहिल लोग हैं। शायद ये दिखाने के लिए उन्होंने एंटी नेशनल को आंटी नेशनल लिखा है। तो आंटी नेशनल मतलब अगर ये जानबूझ के डाला गया एक मेटाफर है, तो ठीक है। बट अगर ये गलती है, तो भाई बहुत बड़ी गलती है, जिसको आंटियाँ भी माफ़ नहीं करेगी, कोई माफ़ नहीं करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ़िल्म का बीजीएम बहुत ही ज़्यादा घटिया है, बहुत अच्छा होना ज़रूरी था। हर बात पे अपना सितार नहीं बजवा सकते बैकग्राउंड में, जब भी आप भारत के हेरिटेज की बात करो, क्योंकि वो इतना रिपिटेटिव लग रहा था। एंड एक सीन है जहाँ पर अब दोनों का एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करके आओ, जब जज बताते हैं, तब ज़ाकिर हुसैन और परेश रावल दोनों भी एक-एक करके जब अलग-अलग एंट्री ले रहे हैं, तब जो बीजीएम है, इतना इरिटेट करेगा, जैसे किसी बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में जो वो एक 1:30 बजे का सायरन होता है ना लंच का, कि भाई चलो अभी सब लोग लंच के लिए चले जाओ, वैसा वाला आपको फ़ील होगा, इतना वो कान में से घुसेगा। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो, तो ये बस एक मेरा ओके-ओकेश एक्सपीरियंस रहा। देखो, अगर भारत में कुछ ऐसे हिंदू लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि भाई ताजमहल जो है वो शायद वो वहाँ पर रहते हैं, कि बहुत सारे मिथ्स स्प्रेड किए गए हैं, तो डेफ़िनिटली उसके ऊपर सवाल अगर वो पूछ रहे हैं, तो उनके जवाब उनको मिलने चाहिए। और जो भी स सच है वो शायद सामने आएगा जल्द से जल्द, जो भी रहेगा। बट ओवरऑल अगर आप इस फ़िल्म के बारे में मुझसे पूछो, तो इसमें कोई ऐसा न्यूडिटी वाला सीन नहीं है, कुछ भी नहीं, तो आप डेफ़िनिटली फैमिली के साथ जा सकते हो। मैं इस फ़िल्म को देना चाहूँगी 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।